तो चलिए स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टडी टीवी परिवार में। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्योंकि कई ऐसे कमेंट्स आए जिसमें कि यूपी के सिलेबस को और क्या हमें पढ़ना चाहिए यूपी पीसीएस के लिए। तो प्रीलिम्स 27 अक्टूबर को है, तो मैंने उचित समझा कि क्यों ना एक आपको छोटी सी की वीडियो के माध्यम से आपको सिलेबस पे थोड़ा सा डिस्कस किया जाए, ताकि मैं इसमें केवल और केवल प्रीलिम्स का सिलेबस डिस्कस करूंगा। हालांकि मैं आपको मेंस का भी बता दूंगा थोड़ा सा, लेकिन मैं प्रीलिम्स का सिलेबस पे ही आपसे डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो दे के रखा है, ये दे के रखा है कि उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक और मुख्य पाठ्यक्रम 12 अप्रैल 2023। एक और आपको मैं बात बता दूं, आप जो कि बड़े वाकिफ़ हैं और आप सभी जानते भी हैं, बात ये है कि जो पीसीएस ने, खासकर यूपी पीसीएस ने जो आपका ऑप्शनल था उसको रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, इस बार आपको ऑप्शनल की ज़रूरत नहीं है, अब जीएस के वही पेपर होंगे। तो आइए समय ना गवाते हुए हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। देखिए सर, टॉपिक की अगर हम बात कर लें तो पहला जो पेपर आपका होगा जिसमें ख़ास तौर पर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही आपको आंसर देना है। ठीक है, 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 150 का ये होता है। और इस 150 के में आपको कैटेगरीज वाइज में आपको कट ऑफ पे भी एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हम बात कर लेते हैं इसमें। देखिए सर, पहले जो पेपर नंबर पहला है, जो पेपर नंबर आपका फर्स्ट है, उसको अगर आप देखें तो इसमें कहा गया है सामान्य अध्ययन के बारे में। इसमें मैं आपको बताना चाहता कि कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जो हमारे पकड़ में होने चाहिए। जैसे इसमें यूनिट, कई यूनिटों में इसको रखा गया है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामरिक घटनाएं कौन कौन सी, उस पर आपको होना चाहिए। मतलब आईआर पे आपकी पकड़, ऐसे इवेंट जो हुए हैं जो पिछले कुछ दिन में, जैसे G20 हुआ है, कुछ मीटिंग हुई है आईएमएफ को लेकर के, WTO की मीटिंग हुई है दुबई में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सीओपी की जो बैठक हुई है उसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें साफ साफ आप देखेंगे, इसमें साफ साफ रखा गया है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं के बारे में अभ्यर्थियों को जानकारी होना अपेक्षित होगा। इन्होंने साफ साफ अपने सिलेबस में लिखा है कि आपसे ये डिमांड की जाती है कि आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की समसामयिक, मतलब करंट बोलते हैं, समसामयिक जानकारी आपको होनी ही चाहिए। ठीक है, पहला तो इसमें है अंतर्राष्ट्रीय सर, ये आपको पता होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय। दूसरा है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। देखो, बड़ा अच्छा टर्म यहाँ पर इन्होंने यूज किया है, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। महोदय, आप मुझे बताइए, भारत का इतिहास मतलब प्राचीन काल से मध्यकाल और आधुनिक काल तक। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आप कैसे पढ़ते हैं, हालांकि मैं आपको थोड़े से वे में आपको बता देता हूँ। जब आप प्राचीन काल पढ़ते हैं तो आपको पढ़ना चाहिए प्राचीन काल में, प्राचीन काल में आपको पढ़ना चाहिए खास तौर पर कि महोदय होता क्या है प्राचीन काल में, कि आप पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उसके बाद में आप आ जाते हैं ताम्र पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, बौद्ध काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्तोत्तर काल, पूर्व मध्य काल, मध्यकाल। और मध्यकाल में आप पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, फिर उसके बाद में मुगल काल, मुगल काल के बाद में उत्तर आधुनिक काल। उत्तर आधुनिक काल में आप कंपनी का शासन पढ़ते हैं, तो उस कंपनी के शासन में आपको एक और बात बताना चाहता, उस कंपनी के शासन में आपको पढ़ना है कि एक तो पहले पढ़ना है कि 1773 से 1813 तक, सॉरी 58 तक, फिर उसके बाद में 1858 तक आपको पढ़ना है। ठीक है, 1900। तो वहाँ पर आप देखोगे कंपनी का शासन है, फिर उसके बाद में उनका कुछ इंडस्ट्री को लेकर के व्यापारिक गतिविधियां रही हैं, उसके बाद में उनका जो वित्त व्यवस्था वाला रहा है उस पर आप बात करेंगे, तो ये आप पढ़ेंगे। लेकिन एक बात आप जरा समझना, यहाँ पर दो शब्द हैं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आंदोलन को अलग से इन्होंने कहा है कि मतलब आधुनिक काल में आपको 18 जो 1857 की क्रांति है उसके बाद का जो भारत का इतिहास है वो बहुत अच्छे से आपको करना है। खास तौर पर इनकी पकड़ जो रहेगी वो मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पर रहेगी। ठीक है, मेडिवल पर भी रहेगी लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री पर रहेगी 50% से ज़्यादा। ठीक है, हम बात करेंगे कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बता दें कि इतिहास में भारतीय इतिहास के समसामयिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलुओं को व्यापक रूप से समझने पर जोर दिया जाना चाहिए।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उम्मीदवारों से स्वतंत्रता, ठीक है, इसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तीसरा जो यूनिट है, वो तीसरा यूनिट है भारत और विश्व का भूगोल। आपको भारत का और विश्व का दोनों का भूगोल पढ़ना है सर, ज्योग्राफी आपको पढ़नी है, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी आपको आना ही चाहिए तो आना ही चाहिए, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी आना ही चाहिए तो आना ही चाहिए, ओशेनोग्राफी आना ही चाहिए तो आना ही चाहिए। इस तरीके से मैं आपको बहुत इजी वे में बताना चाहता कि इतनी आसानी से चीज़ें आपको कवर करवा देंगे बहुत ज़्यादा। और मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जो खासतौर पर मानचित्र को आधारित होगी, मैप को आधारित होगी, मैपिंग की वो सीरीज होगी। उसमें इंडियन और वर्ल्ड के स्तर पर मैप, और ये मैप जो होगा पिछले 2023 में करंट बेसिस पर होगा, ठीक है। करंट में जो इवेंट हुए हैं उसके आधार पर रहेगा, ठीक है। 2023 में जो भी इवेंट हुए हैं इसमें फरवरी और मार्च तक का आपको मिलेगा 2024 का, ठीक है। तो जो मैपिंग रही है उस पर भी हमारी उससे तैयार हो जाएगी, ठीक है। चलिए, जो इसमें ये कह रहे हैं कि भारत और विश्व के भूगोल में, तो आपको क्या पढ़ना है इसमें, खासतौर पर भारत और विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल आपको पढ़ना चाहिए। विश्व भूगोल में विषय को केवल सामान्य समझ की अपेक्षा की जाएगी, केवल आपको नॉर्मली पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है बहुत डेप्थ में आप जाएंगे, सामान्य अपेक्षा आपसे पूछिए। उसके साथ साथ भारत के भूगोल पर प्रश्न भारत के भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल से संबंधित होंगे। मतलब जो प्रश्न पूछे जाएंगे भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल से ही आधारित होंगे भारत के भूगोल में, तो आपको ये भी पता चल गया। इन सबके साथ साथ तीसरा जो चौथा इसमें है वो यूनिट है आपका भारतीय राजनीतिक और शासन, मतलब पॉलिटी की बात कर रहा है, डायरेक्ट गवर्नेंस सिस्टम और उसके साथ साथ पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहा है। इसमें आपको संविधान के बारे में पता होना चाहिए। संविधान आपको पढ़ेंगे, बिल्कुल हम पढ़ेंगे संविधान। राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, देखिए अलग से पंचायती राज इन्होंने बोला है सर, तो थोड़ा सा इस पर अच्छे से कवर करना है। पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, अधिकार, मुद्दे, मतलब एक तरीके से ये ह्यूमन राइट की बात भी कर रहा है और फंडामेंटल राइट की बात भी कर रहा है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक में प्रश्न, पंचायती राज और सामुदायिक विकास सहित देश की राजनीतिक प्रणाली, भारत में आर्थिक नीति की व्यापक विशेषताओं और भांति आदि पर आपको चर्चा कर लेनी है। इसके पश्चात आप देखोगे पांचवा जो यूनिट है, जो पांचवा सब्जेक्ट है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा आर्थिक और सामाजिक विकास के बारे में। क्या पढ़ना पड़ेगा महोदय? आर्थिक और सामाजिक विकास के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें खास तौर पर क्या है, अगर हम देखें आर्थिक और सामाजिक विकास में, इसमें खास तौर पर आप देखोगे सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, गरीबी उन्मूलन के बारे में, जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी, डिविडेंस, सामाजिक क्षेत्र की कुछ पहल आदि, आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। अभ्यर्थियों की जनसंख्या, पर्यावरण, शहरीकरण के बीच में संबंधों और समस्याओं के संबंध में परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। तो ध्यान में रखना किस किस से, पर्यावरण, शहरीकरण और जनसंख्या आदि पर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सर, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आप 2011 का क्या करेंगे, 11-12 का जो सेंसस है उसको आप पढ़ के जाएंगे जरूर। वही अगर हम देखें पर्यावरण से, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दे पूछे जाएंगे। खासतौर पर आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए कि पर्यावरण होता क्या है, कैसे क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं, उस पर आपकी पकड़ हो। इसमें क्या है, इसमें क्या रखा गया है कि जिनके लिए विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं होती, इन्होंने साफ साफ कहा है कि आपको इंजीनियर, आप इसमें कोई ऐसे पीएचडी करके ना आए, आप कोई ऐसे मास्टर करके ना आए, केवल आपको नॉर्मली पता हो। अभ्यर्थियों से विषय की सामान्य जानकारी की अपेक्षा होती है, आपको पता हो कि इकोलॉजी एनवायरनमेंट क्या है, फोना एंड फ्लोरा क्या है। अगर वो पूछ रहा है कि मैंग्रोव क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, बेसिकली ये आपसे अपेक्षा की जाती है। सामान्य विज्ञान की अगर बात कर लें, नॉर्मली साइंस आपसे पूछा जाएगा। जनरल साइंस में अगर हम देखें तो इसमें खास तौर पर सामान्य विज्ञान पर आधारित प्रश्नों में विज्ञान की सामान्य समझ और प्रशंसा पर आधारित प्रश्न होंगे, जिसमें रोजमर्रा के अवलोकन और अनुभव के मामले भी शामिल होंगे, जैसा कि किसी एक बीमारी हो सकती है, कोई आदि चीज़ें। उसी के साथ साथ आप देखोगे इसमें जैसे आपको क्या पढ़ना है, जैसे ह्यूमन सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। आपको डाइजेस्ट सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। इसमें खास तौर पर आपको बायोटेक्नोलॉजी पता होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो
क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी पर यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछता है और वो व्यवहारिक अप्लाइड कहीं ना कहीं आप देखोगे नॉलेज है, अप्लाइड एक तरीके से साइंस है सर, तो इसलिए आपको वहाँ पर चीज़ें वो पढ़नी चाहिए मेरे अनुकूल। वहीं अगर हम देखें नोट करके भी इन्होंने कुछ लिखा है, अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि उन्हें उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में उपरोक्त विषय के बारे में सामान्य जानकारी हो। मैं आपको एक और बात बताना चाहता, मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा, ये मेरी क्लास को भी स्टार्ट करूंगा कि स्पेशल यूपी स्पेशल, ठीक है, जिसमें हम उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी जुटाएंगे। जितना हो सकेगा हम उस चीज़ को लगभग 1-2 वीडियो में, लगभग 1.5 से 2 घंटे की वीडियो हम बनाएंगे और एक 2 वीडियो बनाएंगे, उसमें यूपी स्पेशल करके हम सारी चीज़ें एक आपसे कवर कर लेंगे, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना है। ये तो हो गया सर पेपर नंबर पहले की बात। अब विषय आता है सर जो आपका उसी दिन दूसरा पेपर होगा जिसको सीसैट का पेपर कहते हैं, जिसमें आपको 33% आपको लाना है, क्वालिफाइड ये होता है सर, ठीक है, और इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं और आपको इसमें करेक्ट करने हैं, ठीक है, जितना हो सके उतना क्वालिफाई है सर, ठीक है। इसमें 27 क्वेश्चन काट उठ के आपके होने चाहिए, ठीक है। चलिए 33% है इसमें और कुछ नहीं है। इसमें देखिए क्या रखा गया है सर, जो पेपर नंबर सेकंड है इसमें आपसे क्या अपेक्षाएं रखी गई हैं। सामान्य अध्ययन में दूसरा है, इसमें आपकी समझ स्किल पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपकी स्किल कैसी है। संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल आपका वही है, मैंने कहा ना स्किल पर विशिष्ट ये क्वेश्चन होते हैं, स्किल पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है, जो कि रीजनिंग से आपका कवर होता है। निर्णय लेने और समस्या का समाधान, भाई आप मतलब देख रहे हो ये इसलिए किया गया है कि आप कल ब्यूरोक्रेट बनोगे, और जब आप ब्यूरोक्रेट बनोगे तो आपके अंदर निर्णय लेने की वो क्षमता होनी चाहिए, समाधान कर सके उन समस्याओं का, ठीक है, और तार्किक होना चाहिए आपका दिमाग, ठीक है। इसमें खास तौर पर आप देखोगे कि जो सामान्य मानसिक क्षमता हो, ठीक है, ठीक ठाक आपका दिमाग मतलब चलता हो, और ये तो रियलिटी है कि अगर आप इस विभाग की तैयारी, इतनी बड़े एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो दिमाग तो भला, आपकी मेमोरी तो बहुत ही सॉलिड मेमोरी है और बहुत अच्छी मेमोरी आपकी है, ठीक है। तो इसमें जो गणित पूछा जाएगा सर वो क्या है, उसमें ये कह रहे हैं कि प्रारंभिक गणित कक्षा 10 तक के स्तर का आप देखोगे, इसमें क्या है, अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति और सांख्यिकी। मैं आपको एक और बात बता दूं, इसमें 2 आपको तैयार कर लेने हैं, एक तो अंक गणित और एक आपको सांख्यिकी। ज्यामिति नहीं भी करोगे चल जाएगा काम, बीज गणित थोड़ा सा देख लोगे, लेकिन इसमें आपको अंक गणित और सांख्यिकी आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ सामान्य अंग्रेजी, इसमें भी देखो आप देखोगे कक्षा 10 तक की सामान्य अंग्रेजी आपको आनी चाहिए, क्योंकि भाई देखो ये एक, मैं आपको बता दूं कि आप बोलेंगे कि सर हमें इंग्लिश नहीं आती है, बट मैं कहूँगा अगर नहीं आती है तो इम्प्रूव कीजिए, ठीक है, उसको सीखिए, टाइम दीजिए, आपके पास अभी लगभग आप देखोगे 3 महीने के आसपास का समय है, तो आप उसको इम्प्रूव कीजिए, 1 घंटा दीजिए उसको, ठीक है, ताकि आप उसमें काम कर सकें, और ये आपको आगे आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी, ठीक है। तो अंग्रेजी आपको आनी चाहिए कक्षा 10 की। सामान्य कक्षा हिंदी की, देखो हिंदी भी आपको आनी चाहिए सर, ठीक है, हिंदी का भी आप पर पकड़ होनी चाहिए। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं सी सेट में, मैं बात करूंगा जब इसके मैं आपसे प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा तो वो सारी चीज़ें होंगी। प्रैक्टिस सेट क्या, मैं पीवाई क्यूज पर ही आपसे परिचर्चा करूंगा, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। प्रारंभिक जो आपका गणित है कक्षा 10 तक के स्तर पे आप देखोगे इसमें क्या क्या है, अंक गणित है, संख्या प्राणी, प्राकृतिक संख्या है, ये सारी चीज़ें आप सभी जानते हैं, ठीक है, पूर्णांक, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या है, पूर्णांक के भाजक हैं, अभाज्य पूर्णांक, पूर्णांकों का एलसीएम, एचसीएफ, और इस पे सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जनरल इंग्लिश में जो क्लास 10 है आपको आप देखोगे कॉम्प्रहेंसिव आपको आना चाहिए, ठीक है, इसमें कॉम्प्रहेंशन आपसे पूछा है, एक्टिव और पैसिव, ठीक है, वॉइस आपसे पूछा है, पार्ट ऑफ स्पीच भी इसमें पूछा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आने चाहिए आवश्यक रूप से, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आनी चाहिए। उसके साथ साथ आप देखोगे वर्ड मीनिंग्स होनी चाहिए, वोकैबुलरी आपकी यूज आप कर सकते हैं, इंडमश और एक तरीके से पैरासिस आप करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको आने चाहिए, ठीक है। और हिंदी में जो क्या रखा है सर, इसमें हिंदी में देखेंगे तो इसमें हिंदी वर्णमाला, ब्राह्म चिन्ह आपको पता होना चाहिए, उसके साथ साथ शब्द संरचना हो, वाक्य संरचना, अर्थ होनी चाहिए, शब्द रूप हो, समास संधि ये होनी चाहिए, क्रियाएं हो, अनेकार्थी शब्द हो, विलोम शब्द हो, पर्यायवाची शब्द हो, इन सब के साथ साथ आप देखेंगे मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तत्सम तद्भव, और उसके साथ साथ देशज विशेषज, ये सारे शब्द आपको पता होने चाहिए, वर्तनी, अर्थबोध, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ और उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ आपको पता होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये आपको वो
टॉपिक है जो ख़ास तौर पर मैंने आपको करवा दिया। ये प्रीलिम्स के लिए था सर, मेंस के लिए भी है इसमें। तो जब मेंस में एक वीडियो मेंस पर आपको बनाऊंगा, क्योंकि स्पेशली मैं मेंस को बनाऊंगा तो बहुत अच्छे से उस पर कवर करेंगे। हालांकि जिस तरीके से मैंने आपको ये बताया है कि प्रीलिम्स में लेकर के क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है, कौन कौन सा इसमें पेपर में आ रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम तैयारी के वक्त भूल जाते हैं चीज़ों को। तो मेरा आपसे यही रहेगा कि आप अपनी तैयारी को धार दें और आप अच्छे से कवर करें। ठीक है, मिलता हूँ मैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आपको टॉपिक कैसा लगा, अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार को और विस्तार कीजिए। मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।